नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, हम आज जिस आधुनिकता और टेक्नोलॉजी पर गर्व करते हैं, क्या हो अगर मैं कहूं कि आज से हजारों साल पहले भी लोग कुछ इसी तरह की एक बेहद एडवांस जिंदगी जी रहे थे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता की। एक ऐसी दुनिया जिसका विज्ञान, वास्तुकला और समाज का ढांचा आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। तो चलिए इस टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं उस रहस्यमयी दुनिया में। आज के इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, इस महान सभ्यता की खोज कैसे हुई। दूसरा, इनकी हैरान कर देने वाली और आधुनिक नगर योजना। तीसरा, इनका उन्नत सामाजिक और आर्थिक जीवन। चौथा, धर्म, कला और कुछ प्रमुख स्थल। और आखिर में इनके पतन से जुड़े अनसुलझे रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, एक महान सभ्यता की खोज। अब एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या भारतीय इतिहास की शुरुआत सिर्फ वैदिक काल से होती है? देखिए, 1920 के दशक से पहले तक दुनिया भर के हिस्टोरियंस यही मानते थे कि हाँ, हमारी कहानी वैदिक काल से ही शुरू होती है। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने लिटरली इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। हुआ कुछ यूं कि 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और फिर ठीक अगले साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। ये कोई मामूली खोज नहीं थी। 1922 के बाद जॉन मार्शल ने जब दुनिया को इस प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। इन खोजों ने यह साफ साबित कर दिया कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच यहां एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी पहले से फल फूल रही थी। और जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 13 लाख। ये कोई छोटी सी बस्ती या गांव नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का फैलाव लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में था। आज के मैप पर देखें तो ये बलूचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक और जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इसमें आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई हिस्से आते हैं। मतलब इतने बड़े एरिया में एक जैसी संस्कृति का होना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, अद्भुत और आधुनिक नगर योजना। अगर आप आज के कई शहरों का ट्रैफिक और सड़कें देखें तो शायद सिर पकड़ लें, लेकिन हड़प्पा के लोगों का शहर बसाने का तरीका कमाल का था। उनका ग्रिड सिस्टम देखिए, सड़कें बिल्कुल सीधी, चौड़ी और एक दूसरे को परफेक्ट राइट एंगल्स पर काटती थीं। पूरा शहर चौकोर ब्लॉक्स में बटा हुआ था। और तो और उनके पास विशाल अन्नागार यानी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज थीं, जिससे पता चलता है कि वे फ्यूचर के लिए अनाज को सुरक्षित स्टोर करने में कितने माहिर थे। इनकी इंजीनियरिंग की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। घर बनाने के लिए बिल्कुल एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। पूरी सभ्यता में ईंटों का साइज लगभग एक जैसा। और उनका ड्रेनेज सिस्टम तो विश्व स्तरीय था। हर घर में ढकी हुई नालियां थीं जो सीधे मेन स्ट्रीट के ड्रेनेज से बड़ी सफाई से जुड़ी होती थीं। सोचिए, 4500 साल पहले ऐसी प्लानिंग। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, उन्नत सामाजिक और आर्थिक जीवन। इनका रोजमर्रा का जीवन काफी सुखद और शांतिपूर्ण था। डाइट में ये लोग गेहूं, जौ, चावल, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स और फल लेते थे। और फैशन के मामले में भी ये पीछे नहीं थे। सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे और सोना, चांदी, तांबे की ज्वेलरी का तो काफी शौक था। एंटरटेनमेंट के लिए पासे खेलना, मिट्टी की गाड़ियां और बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने होते थे। दिलचस्प बात यह है कि खुदाई में हथियारों से ज्यादा खिलौने मिले हैं, जो दिखाता है कि ये कितने शांति प्रिय लोग थे। इकोनॉमी की बात करें तो एक तरफ इनका डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और पशुपालन बहुत स्ट्रांग था। ये गाय बैल पालते थे, बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। और हाँ, दुनिया में कपास यानी कॉटन की खेती का सबसे पुराना सबूत भी यहीं से मिलता है। दूसरी तरफ इनका इंटरनेशनल ट्रेड भी काफी तगड़ा था। ये सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं थे, बल्कि मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की सभ्यताओं के साथ मोती, मेटल और कॉटन का व्यापार करते थे। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, धर्म, कला और प्रमुख स्थल। क्योंकि हम इनकी भाषा नहीं पढ़ पाए हैं, इसलिए इनके धर्म के बारे में हमारी जानकारी पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सबूतों पर टिकी है। हमें मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। एक बहुत ही खास सील मिली है जिस पर 3 मुंह वाले एक देवता योग मुद्रा में बैठे हैं, जिन्हें पशुपति शिव का शुरुआती रूप माना जाता है।
इसके अलावा ये लोग पीपल के पेड़ और बैल, हाथी, गेंडे जैसे जानवरों को पवित्र मानते थे। नेचर के साथ इनका कनेक्शन बहुत गहरा था। चलिए अब इनके कुछ प्रमुख शहरों का एक क्विक टूर करते हैं। मोहनजोदाड़ो अपने विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ और कांस्य की डांसिंग गर्ल की मूर्ति के लिए बहुत फेमस है। फिर आता है लोथल, जो एक बड़ा ट्रेड सेंटर था, वहां एक बाकायदा डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है। धौलावीरा का तो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम ही एकदम अद्भुत है, और कालीबंगन में हमें खेतीबाड़ी के बहुत ही पक्के सबूत मिलते हैं। हर शहर की अपनी एक अलग ही वाइब और खासियत थी। अब पहुंचते हैं हमारे आखिरी और सबसे रहस्यमयी भाग पर, पतन और अनसुलझे रहस्य। इतनी बड़ी और शानदार सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? ये आज भी एक बहुत बड़ा डिबेट है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाढ़, भूकंप या सूखे जैसी नेचुरल डिजास्टर्स ने इसे खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे खेती बर्बाद हो गई, या फिर क्लाइमेट चेंजेस का कारण था। एक थ्योरी आर्यन इन्वेजन की भी है, लेकिन उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हमारा काम यहाँ किसी एक थ्योरी को सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इतने बड़े समाज का अचानक गायब हो जाना आज भी एक पहेली है जिस पर रिसर्च जारी है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस इस एक बात में छिपा है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जी हां, हमें हजारों सील्स, बर्तन और पट्टियां मिली हैं, जिन पर कुछ चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक सिंबल्स बने हैं, लेकिन हम लिटरली नहीं जानते कि उनका मतलब क्या है, उनका सिस्टम कैसे चलता था, उनके लीडर्स कौन थे। ये सब उस न पढ़ी जा सकने वाली लिपि के पीछे एक राज बनकर रह गया है। तो अब सोचने वाली बात यह है, अगर कभी भविष्य में हम हड़प्पा की इस लिपि को डिकोड कर लें, तो इंसान के इतिहास के और कौन से बिल्कुल नए राज खुलकर सामने आएंगे? क्या हमें अपना इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा? ये ख्याल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देता है। ये सभ्यता भले ही हजारों साल पहले खत्म हो गई हो, लेकिन हो सकता है कि इससे जुड़ी सबसे बड़ी डिस्कवरी अभी भी हमारा इंतजार कर रही हो। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन सवालों पर जरूर विचार कीजिएगा।